जैसे ही आपकी स्कूलिंग होगी फिर आपने क्या सोचा, उसके बाद क्या एजुकेशन रही, ग्रेजुएशन में क्या किया आपने? इंग्लिश आपके प्री में भी था, साथ साथ आपके मेंस में था और मेंस में 45 क्वेश्चन थे। तो इंग्लिश आपकी कैसी थी? हॉबीज क्या है, मतलब अलग से क्या करते हो? कोई गेम खेलते हो, कुछ पढ़ना वढ़ना पसंद है, रीडिंग वीडिंग पसंद है, कुछ तो पसंद होगा इसके अलावा? आपका मैथ्स रीजनिंग, फिर जीए इंग्लिश और उसके बाद एकदम कंप्यूटर 15 मिनट का। वो कंप्यूटर कैसे किया आपने? स्टार्टिंग में जब आप मॉक्स लगाते थे तो आप पूरा मॉक्स लगाते थे या फिर सेक्शनल मॉक लगाते थे? उसके बाद उस पर फुल मॉक क्या है? हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस सक्सेस स्टोरी के सेक्शन पे। देखो, सभी की संघर्षता सफलता में नहीं कन्वर्ट हो पाती, पर कुछ जो संघर्ष होते हैं वो सफलता में हो जाते हैं कन्वर्ट। उन्हीं में से आज एक स्टोरी मैं आपके लिए लेके आया हूं। उनका नाम है रजनीश जोशी। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं। उन्होंने IUPS PO क्लियर किया इसी साल, RRB PO क्लियर किया, IUPS क्लियर किया, SID B का एग्जाम क्लियर किया, इंटरव्यू में नहीं जा पाए, CHS का एग्जाम क्लियर किया, साथ साथ SSC का दूसरा एग्जाम जिसका नाम है CGL और उसमें बने हैं वो GST इंस्पेक्टर। आइए उनसे जानते हैं उनकी स्टोरी, साथ साथ उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है, कैसे पढ़ाई की है। उनके थ्रू आपके सवाल मैं जानना चाहूंगा। आइए जानते हैं उनकी स्टोरी। रजनीश जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपका जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, वो कहाँ से बिलोंग करता है? सर, आई एम फ्रॉम देहरादून ओके, और आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन कॉल्ड ट्यूनी। ठीक। हाँ, ये अराउंड 200 किलोमीटर्स दूर है देहरादून से। ओके, तो प्रॉब्लम होती है वहाँ तक जाने में, थोड़ा सा कुछ कम्यूट का कुछ प्रॉब्लम हो? या सर, लाइक रोड्स अब तो बेटर भी हो गए। अच्छा, चलो ठीक है। बट लाइक ऑल वेदर रोड अभी बना नहीं है पूरा वैसे तो टाइप बस का। बस हाईवे वैसे तो। अच्छा, हाईवे। फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में आई गॉट ग्रैंड पेरेंट्स से स्टार्ट करते हैं। दादा बिल्कुल दादी बिल्कुल। है मेरे, आई एम अच्छा रियली अच्छा, क्लोज टू देम। बिल्कुल और मम्मी पापा है। ठीक है। और मेरे कजन ब्रदर्स भी है और लाइक वो बैंकिंग सेक्टर में ही है। अच्छा, ब्रदर्स एक किस या बैंक में जॉब करते एक हैं? RRB PO है मेरे अच्छा, भैया, ओके स्केल 2 पे है, और ओके। एक कैनरा बैंक में स्केल 2 है। तो उनका जो रोल होगा वो काफ़ी रहा होगा। यस यस, उनका ओके। गाइडेंस ही अच्छा, एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट की थी? जो आपका बचपन से एजुकेशन हुई है, फिर मैंने सुना है आपकी एजुकेशन के बारे में, थोड़ा सा हमें और हमारे दर्शकों को बताइए, क्या रही है आपकी एजुकेशन? सो लाइक मेरी अर्ली एजुकेशन 6th क्लास से देयर इज एन NGO कॉल्ड पेस्टोलॉजी। सो आई हैव बीन पार्ट ऑफ दैट। आई एम एन alumni ऑफ पेस्टोलॉजी इंडिया। पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी इंडिया, ओके तो ये देहरादून में बेस्ड है। इट्स एन NGO और फिर इट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी एजुकेशन टू अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। ओके। तो वो आपके पास तक कैसे पहुंचे? सो लाइक वैसे तो दे डू लाइक एवरी ईयर दे डू सिलेक्शंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ तो इंडिया। सर्वे करते हैं आराम से, अलग से, है ना? या लाइक डिफरेंट पार्ट्स पे जाते हैं, मोस्टली रूरल एरियाज में जाते हैं। ओके, एंड दे सेलेक्ट सम चिल्ड्रन फ्रॉम देयर, लाइक ठीक है। पर्टिकुलर नंबर ऑफ 25 चिल्ड्रन दे सेलेक्ट फ्रॉम 3 डिफरेंट कम्युनिटीज, लाइक नेपाली, टिबेटन एंड इंडियन। इंडियन। Yeah. ओके ओके। सो मैं उसका पार्ट रहा हूँ और फिर लाइक अर्ली एजुकेशन 6th क्लास से 12th क्लास तक वहीं पे रहा हूँ मैं। और फिर पूरे बेसिक जो भी वैल्यूज मॉरल्स है वहीं से सीखे हैं मैंने। इट वाज टोटली डिफरेंट एक्चुअली एक्सपीरियंस। सारी इम्बाइबमेंट उन वैल्यूज की आपने एग्जाम्स में लगा दी? यस यस, बिकॉज लाइक दे नॉट ओनली फोकस ऑन लाइक एजुकेटिंग द चिल्ड्रन, जैसे लाइक घर में होते हैं हम तो क्या लाइक एजुकेशन ही होता है और कुछ नहीं होता है। पर वहाँ पे आपको एक माहौल मिलता है, एनवायरनमेंट डिफरेंट मिलता है और ऊपर से उनके वैल्यूज भी होते हैं, हेड्स, हैंड एंड हार्ट। इस टोटल तीनों चीज पे वो फोकस करता है। ओके तो ओके। वहाँ का तो सुबह से लेके शाम तक, और रहना भी वहीं था? यस सर, रहना भी वहीं पे था, लाइक इट्स हॉस्टल। अच्छा, हॉस्टल है वहाँ पर? या अच्छा, हॉस्टल ये देहरादून के अंदर ही है? देहरादून में ही है। अच्छा, वो पर ईयर कितने बच्चे ऐसे कर लेते हैं वो? लाइक एवरी ईयर दे सेलेक्ट 25 चिल्ड्रन। 25 children। तो अच्छा, काफ़ी अच्छा है। अच्छा, जैसे ही आपकी स्कूलिंग होगी फिर आपने क्या सोचा, उसके बाद क्या एजुकेशन रही, ग्रेजुएशन में क्या किया आपने? सो लाइक ग्रेजुएशन में ऑब्वियसली इंजीनियरिंग करी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके ओके। फ्रॉम NIT उत्तराखंड। NIT उत्तराखंड, गुड गुड, या बहुत गुड। और ऐसा भी नहीं था कि फैमिली प्रेशर में करा है, मेरा अपना डिसीजन था, इंजीनियरिंग ही करनी थी। ओके और फिर आई वेंट एंड आई डिड मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ओके। उसके बाद से गेट की तैयारी करी। अच्छा, गेट की भी तैयारी की हुई है, गुड गुड गेट की गुड। तैयारी करी है अच्छा अच्छा। एंड आफ्टर दैट अब बैंकिंग में आ गए, बैंकिंग SSC। तो क्या ऐसा क्या हुआ कि आफ्टर ग्रेजुएशन और जब आपने गेट भी दिया, अचानक से गेट से फिर आपको बैंकिंग और एसएससी, ये कब पता लगा कि यार बैंकिंग के एग्जाम्स भी होते हैं और एसएससी के एग्जाम्स भी होते हैं? कहाँ से पता लगा? ये कहीं ना कहीं से बच्चों को पता लगता है, फिर वो तैयारी करने की कोशिश करता है, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है, कोई कोचिंग लेता है या कुछ भी जो भी है, वो आपको पता कैसे चला? सो लाइक लास्ट ईयर, लाइक इन 2022,
सो आई हैड डिसाइडेड लाइक अब स्ट्रीम चेंज करना है, ओके ओके, लाइक ये इंजीनियरिंग स्ट्रीम से चेंज करना है, कुछ और करना है। ठीक ठीक, तो बेसिकली मैं ढूंढ रहा था लाइक एग्जाम्स जो लाइक एक साल में क्रैक करे जा सके, बिल्कुल। और सिलेबस भी ऐसा हो कि पढ़ सकते हो तुम, और फिर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा है या फिर तो फिर उसके बाद देखा मैंने कि बैंकिंग है, एसएससी है, तो मेरा मेन फोकस तो वैसे बैंकिंग ही था। बिल्कुल। एसएससी मैंने बैंकिंग तो आपके भैया लोगों से आ गया। या दैट्स हाँ व्हाई ओनली, तो उनसे ही चला मेनली पता। तो बिल्कुल। उसके बाद भी ऑनलाइन वगैरह देखा कि क्या सीन रहता है, कितना सिलेबस रहता है, क्या हर साल पेपर आते हैं, किस किस के पेपर आते हैं, प्री होता है, मेन होता है, ये सब कुछ उसका ऑनलाइन ही स्ट्रक्चर आपने, कैसा रहता है अच्छा, एग्जाम का, ये सब कुछ आपने ऑनलाइन देखा। या ऑनलाइन देखा। बट लाइक आई डिडंट वांट टू, आई वाज लाइक ये क्लियर था कि ऑनलाइन कोचिंग नहीं करना है, अच्छा अच्छा लाइक अच्छा। सेल्फ अपना प्रेफरेंस था मेरा। हाँ, ये सबका प्रेफरेंस या रहता है, किसी बच्चों को नॉर्मली आसान पड़ता है ऑफलाइन पढ़ना कि मैं ज़्यादा ग्रैब कर पाऊंगा, किसी किसी बच्चे या हाँ, तो चलो ठीक है, और फिर लाइक ऑफलाइन ही करना था मेरे को, ठीक, और फिर लाइक देहरादून से ही मैंने ऑफलाइन कोचिंग करी है। ओके आपसे ओके। ही करिए सर आप भी थे मेरे टीचर। अच्छा अच्छा। मैथ्स के आइडिया। अच्छा, जब ये एसएससी की जो जर्नी है, जब आपने स्टार्ट की एसएससी और बैंकिंग की, तो स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी वहाँ पर? मतलब एसएससी और बैंकिंग में हाँ, एसएससी और बैंकिंग क्योंकि आप साथ लेके चल रहे थे, आपका बैंकिंग भी एग्जाम क्लियर हुआ है और आपका एसएससी भी एग्जाम क्लियर हुआ है, और आपने दोनों साथ में लेके चले, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स हमारे साथ बहुत ऐसे होते हैं जो एसएससी का एग्जाम भी दे रहे होते हैं और साथ साथ बैंकिंग के एग्जाम्स भी दे रहे होते हैं। वो एसबीआई पीओ का भी एग्जाम दे रहे होते हैं, वो एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम दे रहे होते हैं, और काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं किसको पकड़ें। किसी के अंदर कोई सोचता है इसके अंदर पावर है, कोई सोचता है इसके अंदर सर जल्दी से जॉब लग जाती है, पर वो कंफ्यूज रहते हैं और दोनों के लिए प्रिपरेशन करते रहते हैं, और इस चक्कर में शायद दोनों ही नहीं मिल पाते, और कोई कोई बच्चा जो अच्छा बच्चा होता है, जो ढंग से पढ़ाई कर रहा होता है, उसको मिल भी जाता है। तो उन सारे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कहना चाहूँगा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए प्रोसेस। बैंकिंग और एसएससी का पहली बात तो इतना जो सिंप्लीफाई रखोगे तुम, और सिंप्लीफाई में हो जाएगा आपका। अगर सिंप्लीफाई फालतू में कॉम्प्लेक्स करोगे तो क्या बाइफर्केशन किया आपने इन दोनों एग्जाम्स में? कुछ नहीं करना है सर। पहली बात तो इतना भी कॉम्प्लेक्स मत करो कि प्री के लिए अलग से पढ़ो, मेंस के लिए अलग से पढ़ो, एसएससी के लिए अलग से पढ़ो, बैंकिंग के लिए अलग से पढ़ो। टाइम मिल जाता है, एग्जाम टाइम भी मिल जाता है, मेंस के लिए अलग से टाइम मिल जाएगा आपको। और इस टाइम पे आई वाज लकी कि एसएससी के लिए मेरे को अलग से टाइम मिल गया था। जब मेरा उस टाइम में मेरा आरआरबी पीओ का रिजल्ट आ गया था जनवरी में, उसके बाद से मेरे को मेंस के लिए टाइम मिल गया था। सो आई वाज लकी इन दैट पार्ट। बट लाइक अगर तुम एसएससी की कर रहे हो तो उसको तो फिर लेके चलना ही पड़ेगा। एसएससी का सिलेबस ज़्यादा है, स्पेशली जीए का, ओके, और अलग भी रहता है, मैथ्स में भी एक्स्ट्रा है, हाँ, तो advance उसको का। तुमको लेके चलना पड़ेगा। बट लाइक इतना कॉम्प्लेक्स लेके मत चलो। लाइक पहले कॉन्सेप्ट्स देख लो, कॉन्सेप्ट पूरा खत्म कर लो एक बार के, उसके बाद स्पीड पे फोकस करो। फिर जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे तो लाइक अब तुम बैंकिंग की तैयारी कर ली है तुमने, तो लाइक एसएससी का ऑलमोस्ट 80% सिलेबस तो हो ही गया है तुम्हारा, और तुम्हारी पकड़ है उसमें। तो यार तुम लाइक कट ऑफ तो क्लियर कर ही लोगे, मतलब अच्छी पोस्ट के लिए अगर तुमको और प्रैक्टिस चाहिए, पर कट ऑफ तो क्लियर कर ही लोगे तुम। इस बार पैटर्न भी चेंज हुआ था सीजीएल का। या ये वो भी एडवांटेज मिला है सर। हाँ, वही मैं पूछने वाला था अगला क्वेश्चन कि जो इस बार पैटर्न चेंज हुआ है वो आपको कैसे बेनिफिशियल रहा? सर मेरे को तो, मैं तो लाइक एग्जाम दे के आया था, एंड लाइक टू बी ऑनेस्ट इससे पहले लाइक आई वाजंट कनेक्टेड इन एनी वे टू बैंकिंग एंड एसएससी। लाइक पैटर्न क्या है, कितने नंबर का आता है, 600 नंबर का, मेरे को आइडिया भी नहीं था। लाइक कट ऑफ का आइडिया भी नहीं लग रहा था, और कितना मीन्स में कैसा आता है, 100 नंबर का, 200 नंबर का, मैथ आई हैड नो आइडिया। तो जब, और इसीलिए मैं एसएससी भी नहीं ज्वाइन कर रहा था, लाइक इसी एसएससी की तैयारी भी नहीं प्रीफर कर रहा था स्टार्टिंग में। तो बैंकिंग का मेरे को ठीक लगा था। जब इसका सिलेबस चेंज हुआ वगैरह वगैरह, तो आई थॉट लाइक यार ये बैंकिंग ही जैसे ही हो रखा है इस साल, और आई थिंक इट्स लाइक क्रैकेबल। सो इसमें फ़ायदा भी हो रहा है, लाइक रीजनिंग भी अच्छा खासा आ रहा है, और फिर वो मैथ्स भी आ रहा है इसमें। अभी जीए का पोर्शन थोड़ा वो कर दिया है। सो आई थॉट लाइक इट्स बेनिफिशियल, इसीलिए फॉर्म भरा था। उस टाइम भी ये नहीं सोचा था कि ठीक है अलग से करूँगा, वो टाइम मिल गया इसलिए हो गया उससे। आप प्लीज ध्यान दीजिएगा, अभी सर ने एक बात कही है कि जैसे ये पैटर्न चेंज हुआ ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे थे क्योंकि सेम सेम पैटर्न है। अभी आपने पैटर्न चेंज देखा, फर्स्ट जो एग्जाम है वो क्या है, क्वालिफाइंग है हमारे Yeah. पास। जो दूसरा एग्जाम है उसके अंदर रीजनिंग भी ऐड कर दी गई है, और उसमें स्टेटमेंट अजम्पशन वाले क्वेश्चंस हाँ, पूछे गए हैं। इस ठीक बार है, बहुत आए थे हाँ, इस बार बहुत आए थे, और साथ साथ हमारे पास जीए जीएस भी उसके अंदर है, मैथ्स और इंग्लिश तो है ही है, इंग्लिश की सबसे ज्यादा वेटेज है, वो भी बैंकिंग में आती है। सर। इस बार लाइक से कि बैंकिंग वाले बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा फायदा है, अभी बहुत एडवांटेज है। जो एसएससी की, सिर्फ एसएससी की तैयारी करते थे बच्चे, उनसे ज़्यादा फायदे बैंकिंग को बहुत एडवांटेज है इस बार। क्योंकि जब मैं मेंस का एग्जाम दे रहा था, तो उस टाइम पे भी अब बहुत सारे बच्चे थे वहाँ, मेरठ में था मेरा सेंटर। तो मेरे बगल वाला ही लौंडा वो बोलता है कि भाई क्या बोलते हैं, बहुत टाइम निकल गया रीजनिंग में, क्योंकि उसमें आए थे एजम्पशन वाले क्वेश्चन। जी। और जबकि बैंकिंग, और जब मैं सोच रहा हूँ कि यार भाई मेंस में प्री का एग्जाम होगा, क्योंकि पूरा आपका टाइमिंग पे ही बेस्ड है बैंकिंग का। बिल्कुल तो हमको लाइक एसएससी में तो यार काफी टाइम मिलता है बैंकिंग के मुकाबले। तो
सो इट वाज लाइक हमारे लिए वो आई थिंक इट्स बेटर फॉर बैंकिंग स्टूडेंट्स। आपको आराम से Now. मैथ्स करने का आराम से टाइम मिला, रीजनिंग yeah. करने का आराम से टाइम मिला, Yeah. इंग्लिश और जीएस करने का टाइम मिला। अच्छा, जो ये थ्रू आउट जो जर्नी रही, आप कोचिंग कर रहे थे तो घर से बाहर रह रहे थे, मतलब घर से अलग कहीं रूम लेके रह रहे थे या फिर घर से ही आना जाना था? देहरादून में था like, अच्छा हाँ, तो yeah. घर से आना जाना था। Yeah. तो ये जर्नी कैसी रही है एसएससी की जर्नी, मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, चाहे वो बैंकिंग हो चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, और वो एग्जाम से लेके जो भी आपने मेहनत की और फिर एग्जाम के बाद जब आपका सिलेक्शन हुआ, वो जो जर्नी है वो एक बार शेयर कीजिएगा, हमारे साथ बच्चे भी जानना चाहेंगे। अप्स एंड डाउन्स आते हैं हर किसी की लाइफ में, कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है कि मॉक्स में अच्छे नंबर नहीं आ रहे होते हैं, वो फीलिंग जो है वो शेयर करवाना हम आपसे चाहते हैं कि बच्चे भी देख रहे होते हैं, यही चीज़ बच्चों के साथ हो रही होती है, मॉक्स में प्रॉब्लम आ रही होती है, नंबर बार बार बढ़ नहीं रहे होते हैं, मैथ्स देते हैं, इंग्लिश देते हैं, रीजनिंग देते हैं, उसके बारे में खैर आगे जाके बात करेंगे, बट फिर भी उनके नंबर नहीं बढ़ते हैं, वो सोचते हैं कि यार हमसे तो नहीं हो पाएगा, ये हमारे लिए नहीं है, हमारी कप ऑफ टी नहीं है। तो वो आपकी जर्नी कुछ ना कुछ ऐसा समय आया होगा आपके पास भी, तो अगर आया है तो वो जरा हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो सर ये तो सारे पर्सनल सबके ही रहते हैं, पर्सनल चैलेंजेस ही रहते हैं ऑब्वियसली। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई अभी फरवरी 2022 में। फरवरी में स्टार्ट किया मैंने बैच ऑफलाइन। वो भी आफ्टर बिफोर दैट आई वाज इन लिविंग देहरादून। एक्चुअली लाइक देहरादून से 50 किलोमीटर दूर है। देहरादून इसीलिए आया था मैं कि लाइक मेरे को ऑफलाइन कोचिंग करनी थी। ओके। तो इसी चक्कर में देहरादून आया। एंड लाइक आफ्टर दैट फरवरी में स्टार्ट हुआ एंड ऑफलाइन कोचिंग गया मैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट गया। ऑब्वियसली पहला तो यही था, और इतना कन्फ्यूजन रहता है कि ऑनलाइन करूँ ऑफलाइन करूँ, इसका इतना है, इसका पैकेज ले लूँ उसका पैकेज ले लूँ, यही सब रहता है और फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहता है। और फिर मेरे को लाइक मैंने मेनली फोकस किया था फैकल्टी पे ही। तो मेरे को फैकल्टी में यही सीन समझ में आएगा। आप ऑफलाइन कोचिंग में थे आप उस टाइम पे, तो मेरे को सीन समझ में आ गया कि लाइक सही आ रहा है यहाँ पे समझ में। और रीजनिंग वाली मैम भी ठीक ठाक थी, उसमें समझ में आ रहा था। उसी वजह से मैंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मेन फोकस था मेरा इंग्लिश का, मेरे को फोकस नहीं करना था। तो इस चक्कर से मैंने कोचिंग ज्वाइन करा। और उसके बाद से मैं सही कहूँ तो मैंने तो भाई आपके भरोसे छोड़ दिया था। क्योंकि जब तुम कोचिंग या फिर जब भी स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन, भाई पहले टाइम लगा दो, पूरा टेंशन ले लो जितना भी ले रहे हो। उससे पहले जब पैकेज ले लेते हो एक बार, उसके बदले भाई फैकल्टी पे छोड़ दो। तुमने पैसे दे रखे हैं तो भाई फैकल्टी लेगा ना टेंशन तुम्हारी सिलेबस कंप्लीट कराने की टाइम पे। तुमको क्या है, तुमको बस पढ़ना है। अब तुम इसकी टेंशन लोगे कि यार सिलेबस टाइम पे खत्म होगा, या फिर ये वाला टॉपिक होगा, ये वाला टॉपिक समझ में आएगा, ये टॉपिक छोड़ देगा, इसका ये हो। तो मैंने इसी वजह से स्टार्टिंग में टेंशन हुई थी। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था कि भाई इसमें ये प्रैक्टिस। तो आप पीडीएफ देते थे, वही लगाता था मैं। जब वो कॉन्सेप्ट चल रहे थे, जब हर चैप्टर के चल रहे थे, तो आप पीडीएफ देते थे, वही लगाता था मैं घर जाके। जब वो हो गया उसके बाद से अलग से 1-2 पीडीएफ लगा दी, आपसे ही पूरा वो था मैथ्स का स्पेशली। तो उसके बाद से वो चैप्टर खत्म। और आई से कि बैंकिंग में जब फरवरी में ज्वाइन करोगे तुम मैथ्स और रीजनिंग, जब तुम्हारा खत्म हो जाएगा 3 महीने में सिलेबस खत्म हो जाता है। ऑफलाइन करो ऑनलाइन करो कहीं से भी करो, 3 महीने में खत्म हो जाएगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुमको 2 महीने का टाइम मिल जाएगा। उसके बाद तुम्हारे स्टार्ट हो जाएंगे बैंकिंग एग्जाम, आरआरबी वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। तो एडवांटेज क्या मिलता है, मेरे को रिवाइज करने का जरूरत भी नहीं पड़ा। क्योंकि हाँ यार, वरना ऐसे हो जाता है कि जैसे मैंने 6 महीने पहले पढ़ दिया, अब 6 महीने बाद मेरे पेपर है। बिल्कुल। एक बार पढ़ दिया फिर बोर हो जाता है बंदा, कितनी बार ही पढ़ेगा, फिर दोबारा पढ़ो दोबारा। क्योंकि मेरा खत्म हुआ, कॉन्सेप्ट खत्म हुआ और प्रैक्टिस करी, और तब तक एग्जाम आ गए, तो एग्जाम में तो पढ़ना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो रिवाइज नहीं करना पड़ा मेरे को हर कॉन्सेप्ट दोबारा। देखिए यहाँ पर ध्यान रखें, इन रन रहे, पढ़ाई तो चली रही थी साथ साथ, पर इन्हें ये भी पता था कि ये एग्जाम कब होता है। एनालिसिस ऑलरेडी पहले हो चुका था कि एग्जाम यहाँ होता है, कोचिंग्स देख ली, साथ साथ फैकल्टीज देख ली, बहुत ही शार्प माइंड उस तरीके से इन्होंने काम किया है। तो आप भी ऐसे सोच सकते हो कि आपके लिए क्या बेटर है, और इन रन काम कीजिए। साथ साथ आपको अपने एग्जाम्स के बारे में पता होना चाहिए कि आपका बैंकिंग एग्जाम या एसएससी एग्जाम, जैसे एसएससी सीजीएल का एग्जाम है या सीएचएसएल का एग्जाम है, जैसे 2023 का आने वाला भी है, तो आपको अगर पता होगा कि यार वो एग्जाम तब आने वाला है, तो आपके माइंड में एक सेट रहता है, एक अलार्म सेट रहता है, और साथ साथ इन रन पढ़ते भी रहते हैं। अच्छा, जैसे ही आपका ये रिजल्ट आया तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? दादा दादी भैया, देखो वो तो ठीक है, बैंकिंग में आपका हुआ वो तो ऑलरेडी पहले हो चुका था। अभी जब ये जीएसटी इंस्पेक्टर वाला हुआ और आपने देखा कि आपका पीडीएफ में नाम है, तो माँ का, दादी का, आपका देखा भी है, मैंने वीडियो एक देखा है, इसमें दादी जी काफ़ी खुश हैं, क्या बन गया है, इंस्पेक्टर बन गया है। तो कैसा, मतलब घर में कैसा रिएक्शन था? क्योंकि देखो ये जो टैग लगना है ना, इंस्पेक्टर टैग लगना है, और जो पावर वाला टैग लगता है, बच्चों को लगता है कि इस वाली जॉब में ना पावर है। ये अलग ही क्योंकि जब मैंने आपसे बात की थी बहुत दिन पहले, जब आप प्रेफरेंस भर रहे थे, तो आपने कहा सर मैं यही प्रेफरेंस भरूंगा, इनसे ज़्यादा प्रेफरेंस भरूंगा भी नहीं। मैं इनसे बात की थी, कहा सर मैं ये प्रेफरेंस भरूंगा, मिल जाएगा, और वही हुआ। अभी इनको जीएसटी इंस्पेक्टर मिल गया। अच्छा, अब आते थोड़ा सा है ना अलग अलग सब्जेक्ट की जो आपने तैयारी की है। अगर मैं मैथ से स्टार्ट करूँ, और
बच्चों के साथ प्रॉब्लम रहती है मैथ्स की कि सर मैथ्स में यहाँ वीक है, यहाँ वीक है, तो हर सब्जेक्ट को लेंगे हम। स्टार्ट करते हैं मैथ्स से। तो मैथ्स में आपकी जो मेंटेलिटी थी कि इसको कैसे क्रैक करना है, क्या प्रॉब्लम्स आपको आई और आपने उन्हें कैसे ओवरकम किया, ये एक बार बता दीजिए। सर लाइक आई थिंक इट्स फेयर टू से, लाइक अनफेयर हो जाएगा अगर मैं ऐसे बोलूँगा कि नहीं आसान हो जाता है वगैरह वगैरह। देखो मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से था, तो मेरे को एडवांटेज मिला उसका, ऊपर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से था, तो और मैंने गेट की भी करी है, बिल्कुल, सो मेरा एडवांटेज था उसका। उसमें क्वांट आता है। उसमें क्वांट अच्छा खासा आता है, जी। तो उसका मेरा एडवांटेज था। तो बाकी सबका पर्सनल पर्सनल होता है, पर ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है बैंकिंग। लाइक मैंने तो ये एनालाइज किया है कि पूरा ये कॉन्सेप्चुअल कंपटीशन है ही नहीं। ओके। ज़्यादा ये तो पूरा स्पीड पे टेस्ट कर रहे हैं तुमको, कंपटीशन स्पीड से ही अलग कर रहे हैं तुम्हारा। और फिर उसी पे, और एसएससी वाला, एसएससी बैंकिंग में तो एडवांस मैथ्स भी नहीं आती है, एसएससी में आती है, बिल्कुल। बैंकिंग में तो वो भी नहीं आती है। तो बैंकिंग का मैथ्स था जो लाइक ब्रश अप करने थे, जब एक हिसाब से ब्रश अप ही करने थे, रेशियो वगैरह था जो बेसिक्स थे, बेसिक्स थोड़े क्लियर ही थे मेरे। और आपसे बड़ा पीडीएफ्स लगाई, प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, प्रैक्टिस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो और एडवांस पार्ट आपने कैसे किया? एडवांस पार्ट आपकी क्लास से करी, यूट्यूब से ही करी हो तो मैंने, लाइक एक एक चैप्टर उठाया, Okay. यूट्यूब से क्लासें करी, लाइक वो अपने अपने मन से करी, लाइक जब मेरे पे टाइम था उस टाइम पे। चलिए ठीक। और एडवांस का पार्ट एसएससी के लिए पीडीएफ्स लगाता था, वो भी प्रीवियस ईयर ही लगाता था मोस्टली। प्रीवियस तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ्स के और एमसीक्यूज मैथ्स के, या ये दोनों के दोनों लगाने में आपको क्या इंपॉर्टेंस लगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेटर हैं आपके मैथ्स के लिए या फिर एमसीक्यूज है, दोनों मिला के दोनों का मिक्सअप? क्योंकि जो मेरा मानना है कि मैं बहुत टाइम से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो पीवाईक्यूज आपके पास होनी चाहिए, बट साथ साथ एग्जाम में कुछ और ना आ जाए उसके लिए एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम के किसी भी, जैसे आपने कोई टेस्ट सीरीज ले ली, मॉक ले लिया या खुद से लगा रहे हो क्वेश्चंस, तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी लगाना बहुत ज़रूरी है। सर लाइक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से तो जब तुम ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हो स्टार्टिंग में, तो उस टाइम पे लाइक खत्म करके चलो, ऐसा तो कोई टेंशन ही नहीं रहना चाहिए कि भाई इसमें ये एक्स्ट्रा छूट रखा है मेरा, इसको या रेशो में मेरा ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा छूट रखा है, या फिर मेरा रेशो में प्रोपोर्शन एक्स्ट्रा छूट, या मिक्सचर एलिगेशन में ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा छूट रखा है, ये वाला कॉन्सेप्ट मेरा हिला हुआ है, या ये वाला है, ये मैं पूरा चैप्टर कर दिया, ये दो कॉन्सेप्ट छोड़ दिए मैंने, उसमें दो कॉन्सेप्ट उसमें छोड़ दिए। मत करो ऐसा, और हो जाएगा। सिलेबस भी इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, 3-4 महीने में हो जाता है तुम्हारा सिलेबस। बिल्कुल। जब तुम करते हो तमीज से करो, एक चैप्टर कर रहे हो खत्म मत मानो तब तक उसको, और कम से कम खुद से 150 क्वेश्चन तो लगाओ ही उसी टॉपिक से, जब चल रहा है वो 3-4 दिन के दौरान, तो अपने से लगाओ, वही वाले क्वेश्चन लगाओ, कॉन्फिडेंस खुद ही से आएगा तुमको। जब कॉन्सेप्ट हिला हुआ है तो उसको अलग से रखो कि देखना है मेरे को, हर उसमें देखना है। तो जो आप बता रहे थे कि लाइक एक्स्ट्रा वो टॉपिक्स वगैरह आते हैं, तो आई थिंक उसमें तुमको दिक्कत नहीं आएगी उसके बाद, और फिर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर वो सारी टेस्ट सीरीज से खत्म हो जाती है। जब तुम लाइक रीसेंट टेस्ट सीरीज दे रहे होते हो, फिर तुमको लगे अच्छा ये वाला भी आ रहा है आजकल, ये वाला चल रहा है आजकल, ये चल रहा है, फिर उससे हो जाता है वो। देखो अभी सर ने एक बात कही कि जब कोई चैप्टर आप करते हो, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, इंग्लिश का हो सकता है, रीजनिंग का हो सकता है, जीए जीएस का हो सकता है, आपका कंप्यूटर का हो सकता है, आपका मैथ्स का हो सकता है, कोई भी चैप्टर हो, तो उसे जल्दबाजी में खत्म करने की कोशिश ना करें। आप आराम से टाइम लेके उसे ढंग से खत्म करें। आपके मन में बाद में ये सवाल नहीं रहना चाहिए, यह काश उसमें ये शायद गड़बड़ रह गई है, वो शायद छूट गया, उसे बाद में करेंगे, या फिर रह गया है उसका क्या होगा। तो प्लीज़ एक बार अगर आप चैप्टर करो, चाहे रेशियो हो, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे इंग्लिश का कोई भी चैप्टर हो, रीजनिंग का कोई हो, आप प्लीज़ एक बार पढ़ें और ढंग से पढ़ें, ठीक है? डाइजेशन आराम से होगा आपका। अच्छा अब आते हैं, मैथ्स की तो बात होगी काफ़ी, इंग्लिश पे आते हैं, क्योंकि इंग्लिश का इस बार वेटेज बहुत ज़्यादा था। इंग्लिश आपके प्री में भी था, साथ साथ आपके मेंस में भी था, और मेंस में 45 क्वेश्चन थे। तो इंग्लिश आपकी कैसी थी, या वो भी बैंकिंग की वजह से काफ़ी अच्छी होगी? इंग्लिश सर लाइक क्लासें मैंने सारी करी थी, ओके। एक भी क्लास नहीं छोड़ी, बिल्कुल। इसी चक्कर से नहीं छोड़ी क्योंकि मेरे को पता नहीं चल रहा था कि इंग्लिश में करूँ क्या, लाइक कहाँ से एडवांटेज मिलता है इंग्लिश में, ये नहीं पता चल रहा था मेरे को। ओके। और फिर मॉक्स दिए, मॉक्स में पता चला कि लाइक मेरा कहाँ पे वो रह रहा था, थोड़ा मेरा रह रहा था वोकेबलरी वाला पार्ट नहीं, क्योंकि वोकेबलरी वाला पार्ट सिर्फ उससे नहीं आता कि लाइक इसका मीनिंग कौन सा है या फिर इसका एंटोनिम कौन सा है, सिर्फ वो वाला नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट उसमें भी आता है, लाइक बीच में होता है या फिर पैसेज में होता है। बिल्कुल। तो उससे तुमको पता लग जाएगा, मीनिंग ही पता नहीं होगा तो तुमको आइडिया नहीं लग रहा होता है, बहुत सारी चीज़ों में होता है, या जंबल डप में भी यूज़ होता है। तो वोकेबलरी बहुत ही घुसा हुआ है, बहुत डीप में है, तो वोकेबलरी आनी चाहिए तुमको। तो मेरा मेन फोकस था वोकेबलरी के लिए, बाकी मेरा ठीक था इंग्लिश, जो बेसिक वाले इंग्लिश थे, मेरे एसएससी की ग्रामर वो कैप वगैरह। कैसे किया आपने फिर, ये इस टेंशन को हटाया कैसे? ये मैंने क्या कर लिया था, जब मेरी क्लासिक हो गई थी उस टाइम पे, और मैंने और कोई ध्यान नहीं दिया था स्टार्टिंग में, जब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला बोल रहा हूँ मैं 3 महीने का, उस टाइम में मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, बस क्लासें करी,
घर में जाके कुछ भी नहीं करा, बस टेस्ट सीरीज लगाई। जब मेरा हो गया था ये वाला पार्ट खत्म, और मैं उस टाइम पे 2 महीने बचे थे मेरे पास, उसके बाद मैं मैथ्स और रीजनिंग में तो मैं ये लगा रहा था, लाइक स्पीड पे फोकस कर रहा था अपनी, मेनली टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहा था। Okay. तो इंग्लिश में मैंने सोचा इंग्लिश में क्या करूँ, इंग्लिश में फिर मैंने उठाया लाइक क्या बोलते हैं, यूट्यूब से जो वोकेबलरी वाले वो नहीं रहते, वोकेबलरी वाले अड्डा की मैम है, चिकारा मैम, वो कराती है, क्लासेस कराती है, तो उनकी क्लासेस उठा दो, कोई भी क्लासेस उठा दो तुम, और फिर उससे कर लो, क्योंकि तुम्हारा मन नहीं करेगा, ऐसे कौन पढ़ेगा यार वोकेबलरी। और फिर हाँ, ये अभी सर ने नाम लिया, रूपम चिकारा मैम हमारे यहाँ बैंकिंग अड्डा 24/7 मेन चैनल पर हमारे यहाँ पढ़ाती हैं। वाव वेकअप करके उनका या वो हाँ एपिसोड्स आते हैं, उनकी यूट्यूब जो वीडियोस आती हैं उन्हीं में से वोकैब की बात कर रहे हैं सर। या अच्छा, इंग्लिश में पैराजम्बल्स इस बार बच्चों को बहुत परेशान Yes, किए, yes, तो पैराजम्बल्स पैराजम्बल सर बहुत ही मैं तो लास्ट में अटेम्प्ट करता था उसको, ओके उसमें मिस्टेक के बहुत चांसेस रहते हैं, ओके और वो भी सिंगल वाले रहेंगे तो लाइक चल भी जाता था, PQRS वाले जो कॉम्प्लिकेटेड रहते थे मैं तो लास्ट में उठाता था उसको। अच्छा और हाँ, इसमें बहुत हेल्पफुल रहा, इंग्लिश में भी बहुत बहुत चीज़ें, इसलिए क्लासेस सारी करो, तुमको पता नहीं चलता। अब तुम्हारी ग्रामर ठीक नहीं है, फिर तो तुमको करनी पड़ेगी, सारी क्लासेस करो ही करो। अगर तुम्हारा ठीक भी है भाई, ICSE बोर्ड से हो, जैसे ICSE बोर्ड वाले ठीक ही रहते हैं इंग्लिश में, ग्रामर सही रहता है उनका, तो ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता उनको वो। Okay. फिर भी क्लासेस सारी करो, जैसे अब आपने बताया पैराजम्बल वाला, मेरे को याद आ गया, इसकी ट्रिक्स होती है, और वो मेरे को वही सर ने बताया था, जो मेरे इंग्लिश के फैकल्टी थे, उन्होंने पूरा बताया था इसका ट्रिक्स क्या रहे, कैसे तुम आइडेंटिफाई करोगे, पहला लास्ट वाला कैसे आइडेंटिफाई करोगे, स्टार्टिंग में प्रोनाउन हाँ, नहीं आना चाहिए। पेयर्स, हाँ पेयर्स बनते हैं, पेयर्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो एडवांटेज देता है बहुत। तो ये वहीं तो से एग्जाम में एक और पार्ट आता है इंग्लिश के अंदर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। या तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो भी आसान था या फिर उसके लिए अलग से आप क्वेश्चंस लगाते थे? नहीं सर, नहीं, मैं सही बता तो इंग्लिश के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है, जो टेस्ट सीरीज जैसे फुल मार्क देता था उसमें इंग्लिश आती थी, वही करता था मैं। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टाइम लेता है लाइक, पर एडवांटेज ये भी रहता है कि यार बहुत गलत नहीं होता है रीडिंग, लाइक मेरे नेगेटिव नहीं जाते तुम्हारे, फालतू गलत नहीं करोगे तुमको पता चल जाएगा कि अच्छा ये यहीं से पैसे से ये है तो ये लगा दो, अगर कुछ एक्स्ट्रा हार्ड ही नहीं है। कभी कभी बहुत ही हार्ड आ जाता है भयंकर, की सोचना पड़ता है, बहुत टाइम ले लेता है, तो मोस्टली नहीं आता है वैसे। बहुत कम एग्जाम्स में, लाइक मेंस में शायद एक एग्जाम में आया था जिसमें बहुत ही टिपिकल था वो, उसके 2-3 क्वेश्चन ही छोड़ दिए थे मैंने। ओके I don't know, I think सीट भी इंग्लिश में क्या होता है, जैसे आप मॉक्स देते हो ना, और जब आप मॉक्स देते हो आपको चैप्टर हो चुका है और आपने ढंग से पढ़ लिया है, इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश में, और फिर आप उस मॉक को जाके लगाते हो, और लगाने के बाद वही चैप्टर जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें से कभी ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन दोबारा से गलत हो गया, फिर से ऐसा लग रहा है यार अभी ये तो अभी पढ़ा था, फिर से क्वेश्चन गलत हो गया इसके अंदर, ऐसा कभी हुआ है इंग्लिश के अंदर? इंग्लिश का हाँ इंग्लिश के अंदर, क्योंकि ऐसा है ना, कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि सर आप स्ट्रेटजी बता दीजिए, कि मैंने कहा इंग्लिश में ये सभी के साथ प्रॉब्लम आती है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये वाली बात सही होती है। सर इंग्लिश में मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि स्ट्रेटेजी तुम बताओगे कैसे, मतलब स्ट्रेटेजी होती क्या है इंग्लिश में। मेरे को तो लाइक सर आज सो लाइक मेरे अभी भी जब अभी लाइक जो मेरे साथ के हैं लाइक, या फिर जो दूसरे बच्चे जो मेरे से पूछ रहे थे इसके बाद जब सिलेक्शन होता है, फिर वो टेलीग्राम वगैरह में मैसेज करते हैं, सो बहुत सारे बच्चों को ना इंग्लिश में बहुत दिक्कत आती है, मेनली बिकॉज उनका बैकग्राउंड CBSE बोर्ड या फिर UK बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड से रहता है, तो बिल्कुल होता है। बिल्कुल। एंड आई एम थिंकिंग लाइक भाई अगर तो इंग्लिश को तुमको पूरा परफेक्ट करना है फिर तो 2 साल लगेंगे तुमको, है ना, लाइक पूरा करो, फिर एग्जाम ओरिएंटेड रहना चाहिए, इंट्यूटिवली आएगा कि भाई हाँ चलो ये वाला सेंटेंस सही है। और ये एडवांटेज ICSE वाले बोर्ड को पहले से रहता है, जैसे हिंदी में तुमको पता चलेगा कि भाई मेरी ग्रामर सही चल रही है, वैसे ही तुमको इंग्लिश में भी लगेगा वैसे। पर एडवांटेज क्या होता है कि जो UK स्टेट बोर्ड वाले मैंने देखे अभी SSC में मेरे साथ के बंदे थे, तो उन्होंने वो 2-3 साल से वही कर रहे थे, एंड दे आर सो लाइक उनका एक्यूरेसी इतना मस्त है SSC में, एंड देयर स्पीकिंग इज नॉट लाइक स्पोकन इंग्लिश इज नॉट दैट गुड, बट देयर एक्यूरेसी इज सो गुड। अब लाइक आई डोंट नो हाउ टू डू, लाइक मेरे से मत पूछो, पर लाइक कर सकते हो तुम, मैं देखा है ऐसा। लगे रहो, या होना तो आसान है ही, अगर आप लगे रहेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, अगर आप लगे रहेंगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये तो रहा हमारे पार्ट मैथ्स और इंग्लिश का। रीजनिंग वाला पार्ट कैसे किया, क्योंकि रीजनिंग इस बार ऐड हुई है मेंस के अंदर, 25 क्वेश्चन ऐड हुए हैं उसके, और वो SSC में और वो उसके अंदर भी है अलग से, तो वो वाला पार्ट कैसे किया आपने? रीजनिंग सर सबको इजी लगती है, पहली बात तो सब 25 कह रहा हूँ, सॉरी हेड टू करेक्ट 30 क्वेश्चंस, क्योंकि मैथ्स के सभी 30 हैं और रीजनिंग के भी हमारे पास 30 है, तो कितने कैसे किया वो? पहली बात तो सर रीजनिंग तो जितने भी मेरे को बंदे मिले सब धुरंधर ही बनते हैं रीजनिंग के, सब मतलब सबको कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई रीजनिंग ही है, मेरी अर्थमेटिक बेकार है, रीजनिंग बढ़िया है, रीजनिंग सबकी बढ़िया रहती है रीजनिंग। ओके तो लाइक भाई
कॉन्सेप्चुअली रीजनिंग आसानी है ऑब्वियसली, अगर तुम लोगे मैथ से तो ज़्यादा ही आसान है कॉन्सेप्चुअली, तो तुम्हारा सिलेबस भी जल्दी खत्म हो जाएगा रीजनिंग में। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मांगेगी रीजनिंग, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस मांगेगी तुम। अगर तुम लाइक रीजनिंग में तुम ऐसे देखोगे, तुम लाइक जब स्टार्टिंग करोगे तुम जल्दी खत्म हो जाएगा तुम्हारा। पजल में भी क्या ही कॉन्सेप्ट लगाओगे, आ जाएगा तुमको पजल बना, बस टाइम ले रहा होगा ज़्यादा। तो तुम्हारा जब तुम लाइक मैं अपना बताता हूँ सर, मैं देखता था स्टार्टिंग में जब मेरा हो गया था कॉन्सेप्ट वाला खत्म, तो मैं देखता था स्पीड कितनी बन रही है मेरी, अटेम्प्ट्स देखता था उस टाइम पे बिल्कुल मैं। बिल्कुल। तो मेरे अटेम्प्ट्स बढ़ने में, रीजनिंग में अटेम्प्ट बढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। ओके ओके। अटेम्प्ट ही नहीं बढ़ रहे, लाइक जो पूरा खत्म हो जाता है मॉक, 18 ही अटेम्प्ट हो रहे, 22 ही अटेम्प्ट हो रहे। किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही थी? तो अटेम्प्ट लाइक टाइम ही नहीं मिलता था, लाइक टाइम ही नहीं पजल में, पजल बहुत टाइम बाद इम्प्रूव, तुम्हारा पजल में टाइम बहुत टाइम बाद इम्प्रूव होता है, लाइक Okay. बहुत सारे पजल लगाने पड़ेंगे तुमको। बिल्कुल बिल्कुल। आसान वाले पजल भी बहुत ही लगाने पड़ेंगे तुमको। Okay. और जब तुम लगा दोगे उसके बाद तुम लाइक एडवांटेज ये मिल जाएगा तुमको। अब देखो टाइम का भी ऐसे हो जाता है, प्री में तुमको एडवांटेज ये मिल जाएगा, जब तुम बहुत सारे पजल लगा दोगे रीजनिंग में ये हो जाता है, फिर तुम देख के बता दोगे कि भाई मेरे को ये अटेम्प्ट करना है कि पजल नहीं करना है। क्योंकि बैंकिंग में ना, स्पेशली मेंस में, वैसे प्री में भी फुल अटेम्प्ट कोई नहीं करता। कौन करता है भाई? फुल अटेम्प्ट नहीं होता है किसी का। तो ये कोई नहीं सोचता कि भाई छोड़ना कौन सा है, इसके ऊपर बहुत लाइक सोचो तुम कि छोड़ना कौन सा है, इसके ऊपर भी मेंस में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। बिल्कुल बिल्कुल। पता होना चाहिए तुमको छोड़ना कौन सा है तुमको। जिसको ये पता चलेगा उसको भाई एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मान के चलो, तुम एक एक्स्ट्रा हो। अभी सर ने एक बात कही है, यूजुअली क्या होता है एसएससी स्टूडेंट्स के अंदर, उनको लगता है कि सारे क्वेश्चंस कर डालते हैं। 30 क्वेश्चन है रीजनिंग के, 30 के 30 कर डालेंगे, इजी तो होता ही है रीजनिंग, जबकि इस बार बच्चे फंसे हैं रीजनिंग के अंदर, और साथ साथ मैथ्स के भी आराम से 30 क्वेश्चन कर लेंगे। प्लीज इस बात का ध्यान दीजिएगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप क्वेश्चंस लगाते हो, जैसे आप मॉक्स लगाते हो, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस लगाते हो, आपके पास एक पार्ट जनरेट हो जाता है, वो एक्यूमेंट जनरेट हो जाता है, उसे कहते हैं स्किपिंग पार्ट। स्किपिंग एक आर्ट है, और वो आर्ट कैसे आती है, आप बहुत सारे मॉक्स लगाएंगे, जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको वाली आर्ट आ ही जाएगी, जैसे कि अभी हमारे रजनीश सर भी बता रहे हैं। जी सर। सर ऑल्सो स्कीपिंग पार्ट एंड ऑल्सो लाइक कौन तुम्हारा स्ट्रेटेजी रहता है जो कौन सा पहले अटेम्प्ट करना, कौन सा बाद में, बिल्कुल। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता और वो सिर्फ आपको मॉक्स देने से ही आएगा। है। मॉक देने से ही आएगा, और फिर लाइक जब तुम लाइक बहुत सारे क्वेश्चन कर जाओगे, वो भी तुमको ऐसे सोच के नहीं आएगा कि लाइक कॉन्शियसली नहीं आता है, मेरा ये मतलब है। जब तुम्हारा लाइक कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, लाइक जब तुम बहुत सारे पजल कर दोगे एक हिसाब से, तो तुमको इंट्यूटिवली आ जाएगा कि भाई ये वाला नहीं करना है। अर्थमेटिक बहुत सारे लगा दोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि भाई यार इसका क्वेश्चन मोस्टली इस टाइप का, इतना वेरिएबल है इसमें, तो इसमें बहुत टाइम ले लेगा मेरे को, मैं नहीं करता हूँ इसको। सही कह रहे हो। अच्छा, ये तो हो गया वो वाले पार्ट्स जो आपके बैंकिंग में भी आते हैं और एसएससी में भी आते हैं। अब उस वाले पार्ट में आते हैं जो आपके बैंकिंग में नहीं आता, जीएस। अब जीएस में हमारे पास पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, तो ये आपने कैसे कवर किया पूरा पूरा? सर I was like that's why I say this was like lucky attempt sir. This was lucky attempt because of the GS part only. ओके ओके। GS पार्ट में जब मैं मॉक दे रहा था, क्योंकि उससे पहले मेरे को क्या हुआ था ना कि एडवांटेज तो यही मिला था मेरे को कि 3 महीने का टाइम मिल गया था मेरे को, Okay. अप्रॉक्स 3-4 महीने का टाइम मिल गया था। पर ऐसा भी नहीं था कि भाई मन नहीं करता तुम्हारा। एक मेरा आरआरबी पीओ में हो गया था ओके 1 जनवरी को, 1 जनवरी को आता है हर साल रिजल्ट। ओके। तो उसके बाद तो पहली बार तो मन ही नहीं करता है। अब मैंने सोचा कि चलो अभी एसबीआई भी है वगैरह वगैरह भी है, इसका भी मेंस भी है, वो भी है, तो एसएससी का तो मैं लेके नहीं चल रहा था। तो मन भी नहीं कर रहा था कि मैं यार जीए पढूं, क्योंकि जीए सबसे ज्यादा बोरिंग है भाई। मैं बट लाइक आई थॉट कि चलो यार इस बार दे ही देते हैं, मस्त है, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेंस का पैटर्न भी चेंज हो रखा है तो एडवांटेज भी मिल सकता है। तो आपने आपका टेलीग्राम चल रहा है सर का ही, तो आपने उस टाइम पे वहाँ पे जब मेंस का डेट आ गया था, उस टाइम पे आपने नोट्स शेयर करे थे। हाँ, नोट्स किसी शेयर बच्चे के या फिर पता नहीं आपके ही होंगे वो। हाँ। तो आपने वो नोट्स शेयर करे थे। तो मेन फोकस था, और जो मेरे दोस्त थे जो 2-3 साल से कर रहे थे, वो लाइक दे आर सेलेक्टेड एज ऑडिटर एंड लाइक वन मोर पोस्ट, आई डोंट नो, तो उस पर सेलेक्ट हो गए। तो उससे गाइडेंस ली भाई, मैंने बोला भाई बता क्या क्या करूँ, ये वो है, नोट्स है मेरे पास, तो ये बता। तो उसने बताया कि ये करियो वगैरह। अच्छा, क्या पार्ट्स किए आपने हिस्ट्री में, क्या क्या पार्ट्स किए? सर मैं बताऊं, सही बताऊं तो जो मैंने करा ना, जो उसमें मेहनत करी थी ना, वो तो कोई यूज भी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। मैं सही बताऊं तो, क्योंकि यूज करने का है भी नहीं, वरना तुमको बहुत करना पड़ेगा उसमें, 6-7 महीने लगाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा मेरे हिसाब अच्छा, में। तो आपको क्या लगता है बच्चों के लिए, जो बच्चे एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे प्लेटफॉर्म पर या फिर कहीं भी जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या सही तरीका रहेगा आपके हिसाब से जीएस को पढ़ने का? जीएस को पढ़ने का एक तरीका बताता हूँ जो मैंने ट्रिक यूज करी थी। मैं क्या करता था ना, जो मेरे को एडवांटेज भी लगी, जो मेरे को ऐसा लगा कि जिसमें मन लग जाता था, जब तुम जैसे क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो जीए के जो क्वेश्चन करोगे तुम, अटेम्प्ट कर दिया तुमने, कुछ भी कर दिया, नहीं आता तुमको, तभी लगा दिया तुमने, कर दिया अटेम्प्ट, उसके बाद तुम उसका सॉल्यूशन देखोगे।
उसके बाद उसमें घुस जाओ। जैसे उसका लगाया तुमने और ऑप्शन दे रखे हैं 4, उसमें वो बताएगा तुमको, एक ऑप्शन दे रखा है तुमने, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखा होगा उसका, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद उसमें घुस जाओ और उसमें तुम्हारा इतना बड़ा कंटेंट बन जाएगा और फिर तुम मजा आते रहेंगे। 30 भी क्वेश्चन करोगे इतना सारा कंटेंट हो जाएगा तुम्हारा। आप पढ़ के गए थे। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कही है। वैसे आप लोगों के लिए तो आप लोग तो पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ आप सभी फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, बट अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम आती है और कभी कभी आपका मन नहीं लगता जीएस पढ़ने में, तो एक बेस्ट तरीका क्या है कि आपने क्वेश्चंस लगाए, उसकी डीप नॉलेज ली, जो आप उसका आंसर है, जैसे सर ने कहा कि नहीं आता था तो क्या करते थे, कोई भी टिक लगा दिया हमने, आंसर टिक लगा दिया, उसके साथ साथ उसका आंसर देखा और आराम से उसे पढ़ा बैठ के, उसके बारे में नॉलेज ली, कहाँ कहाँ से उसमें जो भी बातें लिखी गई है उनके बारे में नॉलेज ली, और ऐसी इनकी नॉलेज भी बढ़ी है। इसे क्योंकि ना एक और वो चैलेंज बताता हूँ इसमें। जब तुम स्टार्ट करते हो क्या बोलते हैं जीए वाला, पहले ये नहीं पता चलता भाई करूँ कहाँ से स्टार्ट, ये करूँ वो करूँ क्या ही करूँ, तो उसके लिए उसी के लिए अपनाई थी ये वाली स्ट्रेटेजी। क्योंकि इसमें अब तुमको मिल गया ना, अब सामने है तुम्हारे कि भाई ये पढ़ ले, ये दे रखा है यही कर ले, तो इसका ना टॉपिक वाइज पढ़ाई नहीं करी, ये ऐसे नहीं। हाँ वही वही वही। और एडवांटेज ये हुआ था कि मेरी 7 मार्च वाली शिफ्ट थी, ओके, तो साइंस वाला पार्ट ठीक बढ़िया था, साइंस वाले अच्छा। अच्छे खासे क्वेश्चन भी आगे थे, अच्छा और आसान भी थे। देखो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पढ़ के गए थे, पढ़ा हुआ पार्ट आ ही जाता है। अच्छा, करंट अफेयर कैसे किया आपने, कितने कितने पिछला जो टाइम था, कितने मंथ्स का आपने करंट अफेयर किया? सर करंट अफेयर्स आशीष गौतम सर जिंदाबाद। अच्छा, आशीष, मैंने क्या करा था कि सुबह की क्लास कर दो, मतलब स्ट्रेटजी वो बना दो यार, क्या बोलते हैं, रूटीन बना दो, वरना नहीं होता। देखो अपना अपना प्रेफरेंस रहता है, बहुत सारे लोगों का करंट अफेयर्स में भी ऐसा रहता है कि भाई स्ट्रॉन्ग बना के चलूंगा, अच्छे से इसमें मार्क्स लाऊंगा तो कर दूंगा। मेरा नहीं था ऐसा, उस टाइम तो लाइक बैंकिंग का स्टार्ट ही कर रहा था मैं, उस टाइम मेरा बिल्कुल भी नहीं था, जो स्टार्टिंग वाला पार्ट था। तो मैंने क्या किया कि भाई एक वो तो बना देता हूँ, हैबिट बना देता हूँ। स्टार्टिंग अर्ली मॉर्निंग वाली क्लास कर देता था सर की, बहुत सारी क्लासें होती है, तुम कोई भी कर सकते हो। अर्ली एक हैबिट बना दो, सुबह वाली क्लास कर दो। उस टाइम मैं नोट्स भी नहीं बनाता था, पर नोट्स बनाओ भाई, नोट्स नहीं बनाओगे तो तुम स्किप कर दोगे अगले दिन। हाँ। और फिर तुमको ऐसे भी एहसास भी नहीं होगा कि मैंने स्किप कर दिया है। हाँ, तो नोट्स बनाओ उसके बाद, और शाम को क्या कर दो, शाम को टेलीग्राम पे क्विज दे दो। ओके। और फिर तुम रेगुलर करोगे ना, जब 7 दिन कर दो, उसके बाद तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, एडवांटेज मिल जाएगा तुमको। कल वाले क्वेश्चन आज रिपीट हो रहे हैं, सुबह वाले क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, मैंने ये वाला करा था। मंथली क्विज दे दो, तो जो शाम को क्विज वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मत छोड़ना। कुछ नहीं करते वो तो दे ही दो। टेलीग्राम में इतने सारे चैनल है, बहुत सारे चैनल कराते हैं, डेली क्विजेस कराते हैं, और दो उसको, और कुछ भी नहीं लगता उसमें टाइम। बैठ के दे दो, कहीं भी बैठ के दे दो। तो आपको आशीष गौतम सर की क्लास काफी हेल्प करी? सर आशीष गौतम सुबह उठ के उनका ही चेहरा देखते थे। गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, करंट अफेयर तो हमारे आशीष गौतम सर से हो गया। इसके अलावा आपकी हॉबीज़ क्या है? तो हमारे पास पूरी पढ़ाई के बारे में बात होगी, एक टॉपिक रह गया है कंप्यूटर, उसके बारे में आएंगे, पर उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा सीरीज हो गया, काफ़ी टाइम से पढ़ाई की बात कर रहे हैं, हॉबीज़ क्या है? मतलब अलग से क्या करते हो? कोई गेम खेलते हो, कुछ पढ़ना वढ़ना पसंद है, रीडिंग पसंद है, कुछ तो पसंद होगा इसके अलावा? रीडिंग तो ऐसे तो नहीं पसंद, ऑडियो बुक सुन लेता हूँ, ऑडियो बुक सुनी है। ओके ओके। एंड मूवीज, आई वाज रियली इंटरेस्टेड इन मूवीज कॉलेज टाइम पे बहुत ज्यादा। अब तो अब पता नहीं अब क्या हो गया, कैसे कौन देख ही नहीं पा रहा हूँ। अभी कोई रिसेंटली कोई मूवी देखी है? हाँ, रिसेंटली कोई मूवी देखी है? रिसेंटली जो रिलीज हो रही है वो नहीं देखी। आई एम वेटिंग फॉर वन मूवी, ओपेनहाइमर आने वाली है अभी। अच्छा अच्छा, सिसिलियन मर्फी की हो, सिसिलियन मर्फी। गुड गुड। तो टीवी शोज देखता था, बहुत सारे देखे हैं टीवी सीरीज। जैसे कि कोई टीवी शो जिसका नाम आपको पता हो? द ब्रेकिंग बैड, द गेम ऑफ ब्रेकिंग थ्रोन्स। ओके ओके। गेम ऑफ थ्रोन्स का सेकंड वाला है, लाइक हाउस ऑफ ड्रैगन्स। हाउस ऑफ ड्रैगन्स, ओके। या ये सब कुछ देखा है? या बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, खेलने में कोई? खेलने में आई टीटी खेला था। हॉस्टल में बचपन में खेला हो, जो वहाँ पर आपने खेला हो, एनजीओ में जो आपने गेम खेलते हो, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो पार्टिसिपेट करवाते वहाँ होंगे। पे फुटबॉल खेलते थे मोस्टली। फुटबॉल, देहरादून में फुटबॉल का काफ़ी क्रेज है। फुटबॉल बच्चे काफ़ी अच्छे खेलते हैं। अच्छा, वापस आते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारे पास पहले क्या होता था, सीजल का एग्जाम जो इससे पहले होता था, उसमें ना बाद में सीपीटी और टेस्ट होता था, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और आपका ये टाइपिंग वाला। बट इस बार क्या किया, सीजल ने पहले ही कंप्यूटर करवा लिया, लास्ट के 15 मिनट उसने करवाया ये आपके मैथ्स, रीजनिंग, फिर जीए इंग्लिश, और उसके बाद एकदम कंप्यूटर 15 मिनट का। वो कंप्यूटर कैसे किया आपने? सर कंप्यूटर पहली बात तो झटका लगा था जब आरआरबी पीओ का मेंस दिया था, उसमें भी कंप्यूटर आता है। अच्छा। और मेरे को पता भी नहीं था कि भाई कंप्यूटर भी आता है बैंकिंग वाले फील्ड में। ओके। तो उस टाइम पे स्टार्ट किया, पहला इंट्रोडक्शन कंप्यूटर के लिए उस से होता है कि भाई बैंकिंग उस सेक्टर में कैसा आता है कंप्यूटर वाला पार्ट। तो वहाँ पे उस टाइम पे ही मैंने आइडिया लगा लिया था कि भाई इतना कुछ ध्यान देखो सॉरी बट लाइक इतना कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है कंप्यूटर में।
ओके अगर तुम टेस्ट सीरीज लाइक सिर्फ तुम जो टेस्ट सीरीज में मॉक्स होते हैं या फिर एमसीक्यूज ही कर दोगे, एमसीक्यूज ही लगाते रहो लगाते रहो तो तुमको आइडिया मिल जाएगा। अगर तुमको डीप में करना है तो वो उसमें यूट्यूब में फ्री क्लासेस है, वहां से भी कर सकते हो तुम। तो इतना डीप में भी जाने की जरूरत नहीं है, फ्री क्लासेस भी करोगे उसमें भी एमसीक्यूज ही लगाओ यार, थोड़ा क्लास कर लो उसके बाद डायरेक्ट एमसीक्यूज लगाओ बिल्कुल बिल्कुल। और वहीं से कर लो, वहाँ से कर लो। और इतना भी ज्यादा टाइम मत दो यार, किसी और को दे दो उससे अच्छा टाइम, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा। देखिए क्या है कि जब कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा होता है, प्रिपरेशन करते करते मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस वो पढ़ाई कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा सीरियसली पढ़ाई कर रहा होता है। उसी बीच में हमारे पास एक कंप्यूटर आता है, बच्चा उसके भी क्वेश्चंस लगा रहा है, उसको अलग से टाइम नहीं दे रहा है बट एमसीक्यूज में टाइम दे रहा है, और एमसीक्यूज में आंसर्स भी देख रहा है कि उसके आंसर कैसे हैं और क्या क्या किस किस टॉपिक से उसके आंसर आ रहे हैं। इतने सारे एमसीक्यूज लगा लेता है कि उसे आइडिया हो जाता है उस चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो यही उनका एक तरीका था। अच्छा सर ये इसमें भी क्या बोलते हैं कंप्यूटर के एमसीक्यूज में भी ना, लाइक आप देखोगे एक्सप्लेनेशन देखोगे जैसे पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में, उसके बाद ना तुमने अब एक क्वेश्चन कर लिया, या फिर शॉर्टकट कीज वाला होता है, शॉर्टकट कीज के नीचे बहुत सारी शॉर्टकट कीज रखी होती है, तो तुम एक टॉपिक में घुसोगे, फिर तुमको लगेगा कि भाई इससे बहुत आ रहे हैं, फिर तुम खुद ही घुसोगे तुम उस टॉपिक में, क्योंकि तुमको लगेगा कि भाई इस टॉपिक से बहुत सारे एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो इस टॉपिक को मैं कर ही लेता हूँ। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में है तो तुमको लगेगा पर्टिकुलर यार इस इतनी जनरेशन ऑफ वो है तो देख ही लेता हूँ, एक बार देख ही लेता हूँ अच्छे से, तो एक यूट्यूब क्लास कर लो वहां से। इतना ज्यादा वो नहीं है, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ कंप्यूटर में, इतना वो कुछ नहीं है कि भाई यही वाले हर बच्चे की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है। और टॉपिक्स उठा लो और जो तुमको सही लग रहा है वो देख लो वहां से, तो पता चल जाएगा, टाइम दो थोड़ा सा पता चल जाएगा। टाइम तो देना पड़ेगा, बिना टाइम के कोई भी जो संघर्ष होता है वो सफल नहीं होता। अच्छा ये तो रहा सब कुछ, आपको जितने भी टॉपिक्स थे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और ये कंप्यूटर, मॉक्स पे आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। यस सर। मॉक्स तो देना ही देना है, वो तो बात अलग है, बट मॉक्स का एनालिसिस कैसे करना है वो एक बार जानना चाहेंगे आपसे। मॉक्स का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है सर, लाइक तुम्हारा प्रोग्रेस ही नहीं होगा अगर तुम एनालिसिस नहीं कर रहे हो। प्री का ही लेके चलो। पहले तो एनालिसिस कैसे करना है कि भाई तुम क्या देखो तुम क्या करोगे ना, पहली बात तो तुम ना, बच्चे हिचकते हैं मॉक देने से, हिचकते हैं, पहले सोचते हैं कि फुल मॉक ही दूंगा, स्टार्ट ही मत करो ऐसा। टेस्ट सीरीज डिजाइन नहीं होती इस तरीके से, टेस्ट सीरीज डिजाइन होती है कि भाई तुम स्टार्टिंग से ही दो मॉक, हमको लेके चलो स्टार्टिंग में, जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट चल रहा है उस टाइम भी लेके चलो हमको, क्योंकि उसमें होते हैं सेक्शनल टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट भी होते हैं, क्विजेस भी होते हैं, और बहुत सारे मॉक्स तो फ्री भी है, क्विजेस वाले तो फ्री में मिल जाते हैं तुमको, फुल मॉक के पैसे लेते हो, क्विजेस वगैरह सेक्शन वगैरह फ्री में बहुत होता है। तो उनको लेके चलो, जैसे तुम टॉपिक कर रहे हो तो टॉपिक लेके चलो। और मॉक का मेन काम है, देखो भाई बैंकिंग या बैंकिंग में मोस्टली, एसएससी में भी वैसे मेन काम है तुम्हारा दो ही चीज है, दो ही चैलेंजेस है, एक है कॉन्सेप्ट का, दूसरा है स्पीड का। मेन काम है स्पीड का। कॉन्सेप्ट मतलब ऑब्वियसली यार किस फील्ड में करोगे तो कॉन्सेप्ट उसके लिए चाहिए, बिल्कुल। उसके बाद है स्पीड का मेन काम। तो स्पीड के लिए टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट। स्पीड का मतलब कि टाइम से तुम कॉम्पीट करोगे, उसके लिए तुमको हर क्वेश्चन पीडीएफ से मत लगाओ, टेस्ट सीरीज से लगाओ। बिल्कुल। और उसको एनालाइज इस तरीके से करो कि भाई हर चीज का होता है उसमें, एवरेज बंदा कितना टाइम ले रहा है उस क्वेश्चन के लिए, ओके, टॉपर कितना टाइम ले रहा है, तुमने कितना टाइम लिया उस क्वेश्चन में, बिल्कुल। अगर तुमने टाइम लेके भी गलत कर रखा है उसको वो भी दिखने को मिल जाता है। बिल्कुल। और तुम एक्सपेरिमेंट करो यार, स्टार्टिंग में तो प्री में तो बहुत ही एक्सपेरिमेंट करो, मैंने तो बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे स्टार्टिंग में स्ट्रेटेजी वाइज, उससे अपने बारे में पता लगता है, अपने बारे में पता लगता है अपना। और वेस्ट मत करो टेस्ट सीरीज, मैं तो ये बहुत लोग वेस्ट करते हैं, बहुत देखा है मैंने। वेस्ट करने का मतलब कि तुम अटेम्प्ट करोगे, फुल मॉक अटेम्प्ट कर देते हैं हवा में कि भाई दूंगा फुल मॉक दूंगा ऐसे ही, और फिर ऑब्वियसली बात है सारे क्वेश्चन तो कोई अटेम्प्ट नहीं करता, किसी में भी नहीं करता, रियल एग्जाम में फुल मॉक जिसमें भी करोगे तुम कोई अटेम्प्ट नहीं करता, तुम्हारे जितने भी नंबर आए, तो बाकी तुमने छोड़ रखे हैं ना जो, उसको वेस्ट मत करो भाई। वो जिस बंदे ने बनाया होगा उसको भी मेहनत लगा होगा और तुम पजल छोड़ रहे हो, वो जो भी छोड़ रहे हो उसको करो, बाद में कर लो उसको। बिल्कुल। और तुमको आइडिया लग जाएगा उससे कि कौन सा पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा बाद में अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और एनालिसिस में और क्या बताऊं, मोस्टली तो यही स्ट्रेटेजी वाला बात। जैसे ये तो आपने देखो, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है अभी कि जैसे इन्होंने एनालिसिस किया, एनालिसिस करते हुए एक चीज़ देखी कि एवरेज टाइम कितना ले रहा है कोई बच्चा, टॉपर उस टाइम को कितना ले रहा है और मैंने कितना लिया, और अगर मैंने गलत कर दिया तो फिर मैंने कहाँ गलती की। साथ साथ इन्होंने ये बताया कि सब बच्चे क्वेश्चन सभी के सभी सॉल्व नहीं करते हैं, कुछ क्वेश्चंस बच जाते हैं जो कि आप सॉल्व नहीं कर पाते मॉक देते हुए, तो जो क्वेश्चंस बच जाते हैं उन्हें वेस्ट मत करिए, उन क्वेश्चंस को लगाइए। ये एक टॉपर की पहचान है, एक चैंपियन की पहचान है कि वो बच्चा उन क्वेश्चंस को भी लगाता है और फिर उनमें से दिखता है यार ये भी मैं कर सकता था पहले, उससे पता लगता है उसकी स्ट्रेटेजी कैसे चेंज हो सकती है, आगे वो कैसे अगले वाले मॉक में कैसे क्वेश्चंस दे सकता है।
तो ये हमारे पास मॉक की स्ट्रेटजी थी। सर, तो सर एक बार बताओ, एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे, स्टार्टिंग में जब आप मॉक्स लगाते थे तो आप पूरा पूरा मॉक्स लगाते थे या फिर सेक्शनल मॉक लगाते थे, उसके बाद उस पर फुल मॉक पे आए? नहीं सर, मैंने तो क्विजेज भी लगा रखे 10-10 नंबर के क्विज। जब जब तुम उसको यार मजे लो यार, थोड़े थोड़ा ना मजे भी लो, तभी मजा आएगा। प्रिपरेशन टाइम में ना थोड़े तुम डिफरेंट डिफरेंट वो करोगे ना, फिर तुम्हारा मन लगा रहेगा। बिल्कुल। मजे लेने का मतलब वो है, वैसे मजे मत लो। तो तुम्हारा मन लगा रहेगा उसमें। जैसे ना मेरा जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो गया, तुमने पढ़ लिया एक बार ना, तो बहुत थोड़ा तुमको लगेगा कि यार भाई पढ़ तो लिया, अब क्या करूं, अब नहीं कर रहा मेरा मन, आजकल नहीं होता ऐसे। बहुत टाइम आएगा, अप्स एंड डाउन्स बोलते हैं ना इसी को, कि मन नहीं कर रहा आजकल तुम्हारा, तो तुम उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट करो। मैंने क्या करा था ना, मेरे को मिल गया था फ्री मॉक मिल गया था मेरे को एक ऐप में। तो उसमें क्या होता था ना, 10-10 क्विजेज होते थे 10-10 मिनट के, हर टॉपिक के होते हैं उसमें, 10-10 मिनट के क्विजेज है उसमें। तो मैं उसको क्विजेज लगा दो, और तुम हर जो टॉपिक मन कर रहा है उस टॉपिक के लगा दो। तुम जिस टॉपिक का मन कर रहा है उस टॉपिक के लगा दो, और फिर तुम्हारा नंबर ऑफ क्विजेज बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सर वन मोर थिंग, ये एनालिसिस वाले पार्ट में तुम पूरा तुम्हारे पूरी प्रिपरेशन का वो है ना, तुमको टेस्ट सीरीज तुम्हारे सामने रख लेता है। कैसे रख देता है ना, ऐसे रखेगा कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट में दिक्कत है या फिर टाइम में दिक्कत है, ये भी रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में तो तुमको यही पता चलेगा। बिल्कुल। कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं तुम्हारे, पहली बात तो। ओके। जब तुम्हारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं बढ़ रहे, इसका मतलब ये सीधा सीधा ये है कि भाई तुम्हारा अभी टाइम के साथ ही दिक्कत है। कॉन्सेप्ट ठीक है, तुम्हारा टाइम के साथ दिक्कत है। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, फिर तुमको पता चल जाएगा कि भाई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो बढ़ ही नहीं रहे, पर मेरा ये भी नहीं क्या बोलते हैं, टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, पजल में इतना टाइम लग रहा है, वो लग रहा है। तो इसका मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट का दिक्कत है, चैप्टर आपने ढंग से नहीं किया हुआ है। चैप्टर अभी ढंग से नहीं कर रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी तुमको वहीं से पता चलेगा, हर टॉपिक का पता चल जाएगा। तुम हर उसमें अर्थमेटिक छोड़े जा रहे हो। बिल्कुल। इससे तुमको ये भी लग जाएगा कि भाई मेरे को असली वाले एग्जाम में करना क्या है। मान लो तुम अर्थमेटिक छोड़ रहे हो, प्री में हर उसमें छोड़ रहे हो तुम, तो भाई मत करो, मेन वाले एग्जाम में मत करो, किसी और में ध्यान दे दो। जरूरी थोड़ी है तुमको नंबर लाने हैं भाई, कोई नहीं देखेगा तुमको तुमने किस में ला रखे नंबर। इसमें लग रहा है कि तुम बड़ा तुरम खाए है कि तूने अर्थमेटिक में ला रखे हैं, नहीं बन रहा तुमसे, किसी और में ले आओ नंबर। बिल्कुल। और अपना स्ट्रेटेजी उस हिसाब से बनाओ। तो बेसिकली आपकी लाइफ में स्किपिंग पार्ट बहुत बढ़िया प्ले किया है। सर यूज करो, स्किपिंग वाला पार्ट दे रखा है तो यूज कर लो उसको भी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, अभी जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं हमें, उन सभी के लिए एक मैसेज देना चाहेंगे, क्या मैसेज होगा वो बच्चों के लिए? सर लाइक वन मोर थिंग, हाँ बिल्कुल बताइए। एक स्ट्रेटेजी वाला, आई स्किप दैट पार्ट। हाँ, कोई बात नहीं, आप एक बताइए। स्ट्रेटेजी वाला पार्ट था कि देखो, प्री एग्जाम करने का ना बहुत मस्त तरीका बताता हूँ तुमको। ये बहुत लोगों को बताया मैंने कि और क्योंकि मैंने खुद यूज भी किया है, बिल्कुल। स्टार्टिंग से यूज किया। देखो भाई, अगर प्री क्वालिफाई करना, बैंक का प्री बोल रहा हूँ, एसएससी भी चल जाएगा, उसी में आ जाएगा, देखना तुम। तो क्या बोलते हैं, क्या करो ना तुम, जो ये मिसलेनियस वाले क्वेश्चन नहीं होते, छोटे क्वेश्चन बोल रहा था मैं, सर आपको मैंने बताया था ये वाला। हाँ। तो उसमें ना हर दिन प्रैक्टिस करो ये, और कभी अपनी प्रिपरेशन ना कभी भी ना टाइम के साथ मत करना कि मैंने इतने घंटे पढ़ा आज, इतने घंटे से सेटिस्फेक्शन ले लिया, आजकल मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, आजकल मैं 5 ही घंटे पढ़ रहा हूँ। मत लो, नंबर ऑफ क्वेश्चन से लो, हर दिन नंबर ऑफ क्वेश्चन। जब सोते हो तुम, सोने से पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन गिन लो, रफ में ही करते हो तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने लगाए उस दिन। ओके। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे बनाओगे तुम, स्टार्टिंग में जैसे मैथ्स में हो गया हमारे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, नंबर सीरीज होती है, रॉन्ग नंबर सीरीज होती है, और सिम्प्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन होता है, ये सारे मिसलेनियस होते हैं। हर बहुत वेटेज रहता है भाई इसका। और एक डीआई और एक पजल, एक दो जो भी ले लो तुम। और रीजनिंग हो गया आपका, रीजनिंग में आपका ब्लड रिलेशन हो गया, और बहुत सारे मिसलेनियस वाले कोडिंग डिकोडिंग है। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज है, जो ये वाले टॉपिक्स है भाई, हर दिन करो इसको, एक भी दिन नहीं छोड़ना है। तुम्हारा अर्थ, ये मैं उस टाइम बोल रहा हूँ जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चल रहा है, स्टार्टिंग में जब 3 महीने पढ़ रहे हो तुम, ये जल्दी खत्म हो जाएंगे। इतना भी अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, जल्दी छोटे छोटे टॉपिक्स ही है। तो अलग अर्थमेटिक जैसे बड़े टॉपिक्स नहीं है। तो मान लो तुम्हारा अर्थमेटिक में कोई टॉपिक चल रहा है, अलग से इन टॉपिक्स को तो हर दिन करना ही करना है। बिल्कुल। और तुम इसको करोगे तो तुम देखना, तुम प्री में इसका बहुत वेटेज रहता है भाई। इसके बिना ही, अर्थमेटिक के बिना ही तुम प्री निकाल सकते हो मैथ्स में। अगर तुम्हारा डीआई सही है तो अर्थमेटिक के बिना निकाल सकते हो तुम। बिल्कुल। और पर मेंस में निकाल पाओगे अर्थमेटिक के बिना, बिल्कुल भी नहीं निकाल पाओगे। मेंस में इनका बहुत कम काम रह जाता है फिर, या फिर हार्ड आ जाते हैं, टाइम कंज्यूम आ जाते हैं, तो उसमें अर्थमेटिक का काम रह जाता है। देखो दोस्तों, एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इनकी बातों से भी मुझे लाया है कि आप जब कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, या फिर लाइफ में भी कोई रिलेशनशिप होती है आपकी, मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है, तो बिना बात किए तो फ्रेंड भी नहीं बनते। उन्हें समय देना पड़ता है, उनके पास बैठना पड़ता है, उनके साथ हंसी मजाक करना पड़ता है, कभी कभी लड़ाइयाँ भी करनी पड़ती है, कभी कभी हम गुस्सा होते हैं, कभी कभी वो गुस्सा होते हैं। रिलेशनशिप ऐसे ही बनती है, तब जाके वो रिलेशनशिप और वो बॉन्ड स्ट्रांग होता है।
बिल्कुल सेम वैसे ही आपका क्वेश्चंस के साथ और पढ़ाई के साथ रिलेशनशिप होता है। आप जब उनके साथ डेली डेली झगड़ोगे, डेली डेली बात करोगे, कभी वो नहीं आएगा, कभी कभी बहुत जल्दी आ जाएगा क्वेश्चन, बहुत जल्दी आपसे हो जाएगा, और जब नहीं होगा तो पूछोगे, लड़ोगे उससे कि भाई क्यों नहीं हुआ है, आओ देखते हैं तुम्हें। तो रिलेशनशिप आपकी बनी रहनी चाहिए। आप डेली ऐसे झगड़ो क्वेश्चंस के साथ और कंसिस्टेंटली आप पढ़ते रहो, आपका बिल्कुल एग्जाम क्लियर होगा। और आखिरी में बस बच्चों के लिए एक मैसेज मैं आपसे चाहता हूँ कि आप एक बच्चों को मैसेज दीजिए कि जो आपकी लाइफ में जितनी भी स्ट्रगल रही है या फिर जो भी पार्ट प्ले किया है आपकी स्टडी में, एक बार बच्चों को अपनी तरफ से बता दीजिए। भाई कॉम्प्लेक्स मत करो ज़्यादा, और दूसरों की एडवाइस ना देखो, पूरा एडवाइस वाला सेशन था पर सबसे बेस्ट एडवाइस भाई, दूसरों की एडवाइस मत लो सब एडवाइस बांट रहे हैं, मत लो मत लो। देखो सुनो, एंटरटेन ऐसे सुनो यार, और तुमको पता चल जाएगा कि मेरे को करना क्या है नहीं करना है। थोड़ा चिल होके लो, ज़्यादा स्टिफ्ड अप रहोगे ना और सबकी एडवाइस ले लोगे तो और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिंपल रखो, सिंपली सिंपली ठीक हो जाएगा। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करोगे तो दिक्कत ही देता है। बिल्कुल। और बस टेक इट ईजी। चलो, ये रजनीश जोशी जी थे हमारे साथ, जिन्होंने अभी जीएसटी इंस्पेक्टर निकाला, साथ साथ आईपीएस क्लर्क, आईपीएस पीओ, ये सारे एग्जाम्स भी निकाले, और उन्होंने सिडबी का भी एग्जाम दिया था, इसमें वो इंटरव्यू में नहीं गए, ठीक है, क्योंकि इनके इतने सारे एग्जाम्स हो रहे, और साथ साथ CHSL वो मैं भूल ही गया। तो इनकी लाइफ में कैसे कैसे उन्होंने एग्जाम की तैयारी की, इनका बैकग्राउंड क्या था, ये कैसे वहाँ से देखो एनजीओ में पढ़े थे, उसके बाद ये कैसे फिर स्टडी, उसके बाद बीटेक की इन्होंने मैकेनिकल से, और फिर ऑफलाइन कोचिंग के थ्रू पढ़े, पर ढंग से बहुत सीरियसली होकर पढ़े, मॉक्स दिए, मॉक्स का एनालिसिस कैसे किया, क्या क्या इन लाइफ में पढ़ाई में क्या क्या इन्होंने, मैथ्स में क्या किया, इंग्लिश में क्या किया, रीजनिंग में क्या किया, मॉक्स कैसे दिए, सबके बारे में हमने बात की। और आई होप जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे किसी भी टॉपर से जिन्होंने एग्जाम निकाला है, वो मेरे थ्रू मैंने पूछ लिए होंगे आप लोगों के लिए। तो ऐसी और स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को कीजिए फॉलो, शेयर कीजिए इस वीडियो को और लाइक कीजिए इस वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।